रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ना हम लोग क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट चैप्टर जो है फंडामेंटल केमिस्ट्री के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना उस पर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग उसको सीखेंगे। तो आते हैं हम लोग परमाणु संरचना पे। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना इसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये परमाणु संरचना है। चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें दो वर्ड है। पहला हम लोग एक वर्ड है जो आपका एटॉमिक है, वो बना है एटम शब्द से, और दूसरा हम लोगों को जानना स्ट्रक्चर यानी एटम की बनावट बोल सकते हैं हम लोग, या फिर बोल सकते हैं परमाणु का रचना कैसे हुआ है, उसकी जानकारी हम लोग इसमें लेंगे, सीखेंगे। तो चलते हैं, पहले हम ना इस वर्ड पे आते हैं, एटम वर्ड पे। एटम का हिंदी होता है परमाणु। एटम का हिंदी क्या होता है? परमाणु होता है। अब जो ये एटम वर्ड है वो बना हुआ किससे? ये एटम वर्ड जो बना हुआ है एटोमिया वर्ड से बना हुआ है। ऐसे कहीं कहीं पे एटम ही बोल सकते हैं हम इसको। एटोमिया वर्ड से बना हुआ है, जो ग्रीक भाषा का वर्ड है। ग्रीक वर्ड है आपका ये ना, ये आपका ग्रीक वर्ड है एटोमिया, और वहां से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो विभाजित ना हो। ऐसा इसका सेंस है वहां पे, जो विभाजित नहीं हो। लेकिन हम लोग पहले इसके पहले ये जानेंगे कि परमाणु के बारे में। देखिए परमाणु के बारे में कौन कौन से लोगों ने क्या बोला, उसका कथन क्या था, उसका सिद्धांत क्या था, ये जानेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जाने कि परमाणु जो एटोमिया वर्ड से आए, ग्रीक वर्ड से, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसे ना काटा जा सके, जिसे ना बांटा जा सके। ऐसा होता है, जिसे ना काटा जा सके, काटा जा सके, जिसे ना बांटा जा सके, जिसे ना बांटा जा सके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं या परमाणु बोलते हैं। तो देखिए परमाणु के बारे में कुछ लोगों ने कथन दिया है, यानी कुछ लोगों ने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु है क्या। तो हम लोग चलते हैं पहले, देखिए परमाणु के बारे में कथन। यहाँ पे हम टॉपिक लगाते हैं पहला कि परमाणु के बारे में कथन, यानी परमाणु के बारे में कौन कौन से लोगों ने क्या कहा है। परमाणु के बारे में कथन। तो परमाणु के बारे में कथन में हम तीन लोगों का पढ़ेंगे मुख्य रूप से। पहले अभी एक कनाद मुनि का पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग डाल्टन का, और एक आधुनिक वैज्ञानिक का। एक डाल्टन हो जाएगा दूसरा, और तीसरा आपका हो जाएगा आधुनिक वैज्ञानिक। आधुनिक वैज्ञानिक ये यानी अभी जो आपका मॉडर्न वाले जो साइंटिस्ट है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, और फिर पीछे वाले लोग ने क्या कहा, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग कनाद मुनि पे, कि कनाद मुनि ने सबसे पहले जो है आपका, कनाद मुनि जो थे उन्होंने सबसे पहले आपका परमाणु के बारे में बताया। और इसको ना ये ओनली साइंस से जोड़ के नहीं बताया, इन्होंने इसको एज ए ईश्वर के अस्तित्व से जोड़ के बताया। इन्होंने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। ये एक वर्ड बोले, एक स्टेटमेंट बोले, कनाद मुनि का स्टेटमेंट है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है? आपका परमाणु है। कण परमाणु है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट बोला गया है ये ईश्वर के अस्तित्ववाद से लेके लिया गया है, जहां पे ये बताया गया कि जिस तरह से ईश्वर काफी सूक्ष्म होते हैं, लोगों में निवास करते हैं, एज ए बोल सकते हो हम लोग गॉड पार्टिकल के रूप में, तो वैसे ही आपका ये पदार्थ का सबसे छोटा छोटा कण है। और जो ये क्या कहलाता है इसका? ये कहलाता है आपका परमाणु कहलाता है। तो इसको ना ये समझ सकते हैं ईश्वरीय अस्तित्व या भगवान के अस्तित्व को जोड़कर यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। कनाद मुनि ने यह स्टेटमेंट दिया आपका क्या, कि इन्होंने बताया कि आपका क्या है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। और इसके अलावे इन्होंने ये जो दिया है आध्यात्मिक तौर पे दिया है कि ईश्वर अति सूक्ष्म होते हैं और महत्वपूर्ण कण होते हैं। ये जैसे आपका सजीव जो होते हैं उसमें जिस तरह से आपका निर्जीव पदार्थों में आपका ये परमाणु पाया जाता है, वैसे ही सजीव में पार्टिकल के रूप में, गॉड पार्टिकल के रूप में आपका पाया जाता है, वो भी एक तरह का परमाणु ही है। ऐसा उन्होंने
बताया। किसने बताया? कणाद मुनि ने। तो ये आपका कणाद मुनि के बारे में हम लोग जाने कि इन्होंने पदार्थ का सबसे छोटा कण है, ये स्टेटमेंट दिया था, ये कथन दिया था। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो पहले हम यहाँ पे देखिए कणाद मुनि यहाँ पे है, डाल्टन और आधुनिक वैज्ञानिक। तो अगला हम लोग चलते हैं डाल्टन पे। तो डाल्टन के लिए ना हम अगला स्लाइड लेते हैं, डाल्टन पे चलते हैं एक एक करके। अगला है डाल्टन के बारे में। यहाँ डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन के अबाउट में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंगे। डाल्टन, तो देखिए डाल्टन ने इसके परमाणु के बारे में कथन बोला, यानी परमाणु के बारे में इनके क्या विचार थे। तो परमाणु के बारे में कथन, डाल्टन का बारे में कथन। तो इसमें इन्होंने देखिए डाल्टन ने परमाणु के बारे में जो कथन दिया उसमें इन्होंने 2 पॉइंट ऐड किया। पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला कि यह जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण है, यह पदार्थ का सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण है। इन्होंने अपना ये देखिए इसके लिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, पहला आपका कि पदार्थ का सबसे छोटा कण है, और इन्होंने एक और ऐड कर दिया, इन्होंने वो वर्ड ऐड कर दिया कि जो क्या है अविभाज्य है। जो इन्होंने बताया कि जो क्या है आपका नहीं कटने वाला या नहीं बटने वाला है, जो अविभाज्य है, ऐसा इन्होंने कहा। किसने कहा? डाल्टन ने। आगे हम लोग सीखें, आगे हम लोग जानेंगे कि डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था, उसके बारे में हम जानेंगे कि डाल्टन के सिद्धांत में क्या क्या था परमाणु के बारे में। तो पहले हम देखिए डाल्टन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी इसमें लेते हैं कि इन्होंने तो पहला स्टेटमेंट यही दिया कि ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है, और दूसरा इन्होंने बताया कि ये जो क्या है अविभाज्य है, यानी जिसे हम लोग बांट नहीं सकते, इस उच्चतम कण को हम लोग तोड़ नहीं सकते या फिर बांट नहीं सकते, ऐसा इन्होंने बोला। अब आते हैं इस पे हम लोग कि डाल्टन के बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले देखिए डाल्टन जो थे ना, ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कलर ब्लाइंडनेस रोग से पीड़ित थे। डाल्टन उस टाइम का एक ऐसा वैज्ञानिक था जो आपका क्या है एक रोग होता है, आंखों में एक दोष उत्पन्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं वर्णांधता। तो डाल्टन क्या थे? वर्णांध रोग से पीड़ित थे, वर्णांध रोग से पीड़ित थे। और सबसे पहले इन्होंने पीड़ित थे, सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जो आपका जानकारी दिया वो इन्होंने ही दिया। ये जो आपका कलर ब्लाइंडनेस के बारे में इन्होंने जानकारी दी, सबसे मतलब ये आपका समझ सकते हैं हम लोग सबसे पहले इसके बारे में बोल सकते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी देने वाले कौन थे? कलर ब्लाइंडनेस का वो थे डाल्टन थे। इसीलिए उन्हीं के नाम पे कलर ब्लाइंडनेस का जो सिद्धांत है ना, उसको हम लोग ना डाल्टनिज्म बोलते हैं। इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया है, इस कलर ब्लाइंडनेस रोग को हम लोग डाल्टनिज्म भी कहते हैं, वर्णांध रोग। अब देखिए वर्णांध रोग होता क्या है, पहले इसको हम लोग जानते हैं कि वर्णांध रोग है क्या। तो देखिए वर्णांध रोग जो है वो क्या होता है ना कि रंग में भेद नहीं कर पाते। इस बीमारी में, या फिर बोल सकते हैं ऐसा दोष, बीमारी भी नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि ये ऐसा है कि जो आप जो जिसे हम लोग पूरी तरह से आपका क्या हो जाने पे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ये डायसीज में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पूरी तरह से ये समझ आए कि क्षति नहीं पहुंचाता है, सिर्फ और सिर्फ एक दोष है। तो ये आपका क्या है, ऐसा दोष है जिसमें क्या होता है, रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते? रंग में भेद। और रंग में भेद नहीं कर पाने के कारण ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कलर ब्लाइंडनेस, यानी रंग में भेद नहीं करेंगे। ये कैसे होता है? देखिए हमारे नेत्र में जो होता है ना, आंख में जो होता है ना, वो ना 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। आईज, आंख में ना 2 प्रकार की कोशिका पाई जाएगी, एक को बोलते हैं हम लोग लंब कोशिका और एक को बोलते हैं हम लोग शंकु कोशिका। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब कोशिका बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? शंकु कोशिका। तो जो देखो लंब कोशिका जो होता है ना, वो हमारे आंख में क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। यानी मान लिया जाए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एकाएक बहुत सारा प्रकाश जो है हमारे आंख में प्रवेश करने लगता है, तो उस टाइम क्या है ना कि ये क्षण कोशिका जो है वो क्या करता है ना, इसको बैलेंस करता है। इसको बैलेंस करने के लिए पुतली का आकार को ऐसा जानते हैं हम लोग कि आइरिस जो है वो क्या करता है, पुतली के आकार को घटा देता है। पुतली के आकार को घटा देने के कारण कॉर्निया के जरिए लाइट जो है काफी कम मात्रा में प्रवेश कर पाता है। यानी जितना उचित है, जितना लाइट चाहिए आंख को, उतना ही आपका प्रवेश कर पाता है।
तो ये है ना लंब कोशिका काम है। दूसरा शंकु कोशिका। लंब का क्या काम है? प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करना, प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करना, तीव्रता को नियंत्रित करना। प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने का काम कौन से करता है आपका? कौन करता है? नियंत्रित करने का काम करेगा आपका लंब कोशिका। वही है शंकु कोशिका। तो देखिए शंकु कोशिका जो है ना वो क्या करता है? रंग की पहचान करता है, रंग की पहचान करता है। तो शंकु कोशिका हुआ यूं था कि जब डाल्टन मरे थे, डेथ किए थे, तो उसके बाद ना इनके आंख पे शोध किया गया। इनके आंख पे ये शोध किया गया आपका कि डाल्टन जब मरे थे तो आंख पे शोध किया गया इस बात के लिए कि इनके आंख में ऐसा क्या नहीं था जिसके कारण ये कलर ब्लाइंडनेस रोग से पीड़ित हो पाए। यानी इनके आंख में कौन सा सेल डैमेज था, क्या ऐसा था, क्या ऐसा दोष उत्पन्न हुआ जिसके कारण ये क्या है कलर ब्लाइंडनेस रोग से पीड़ित हो पाए। तो इन्होंने देखा क्या कि रंग की पहचान करने के बाद इन्होंने देखा कि इनके आंख में जो था ना शंकु कोशिका शुरू से ही गायब था। इन्होंने ऐसा देखा कि इनके आंख में क्या था? शंकु कोशिका गायब था। और अभी बताए शंकु कोशिका जब नहीं रहेगा, यानी हमारे पास हमारे आंख में जब शंकु कोशिका नहीं रहेगा तो कौन से क्या होगा? रंग में विभेद नहीं कर पाएंगे हम लोग। और रंग में विभेद नहीं कर पाने के कारण क्या होगा? ये आपका कलर ब्लाइंडनेस रोग उत्पन्न होगा। अब ये होता क्यों है? अब ये होता क्यों है ये तो जान गए कि आपका शंकु कोशिका के कारण। और दूसरा ये ऐसा है क्या कि ये ना इसको बोल सकते हैं हम लोग अनुवांशिक बीमारी बोल सकते हैं या फिर अनुवांशिक दोष बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि वंश के तौर पे एक क्या होता है, एक कभी पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या फिर दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में क्या होता है, ये आपका अंतर्वहन करते रहता है, यानी खुद ब खुद गमन करते रहता है। और ये ऊपर वाले पीढ़ी से नीचे वाली पीढ़ी में ये दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है? अनुवांशिक है। अब यहाँ पे अनुवांशिक है तो ये अनुवांशिक होता ही है किसके कारण? देखिए ज्यादातर सामान्यता जो होता है ना पुरुष के क्रोमोसोम के कारण होता है। ये जो आपका पुरुष का क्रोमोसोम है उसके कारण उत्पन्न होता है। अब ये पुरुष के क्रोमोसोम के कारण उत्पन्न होता है। पुरुष का क्रोमोसोम हम लोग जानते हैं XY ग्रुप होता है, महिलाओं में XX होता है आपका। तो पुरुष का ना Y क्रोमोसोम जो है उसके कारण क्या होता है? ये वहन करता है, ये आपका डायसिस जो है एक से दूसरे में जाता है। अब देखो इसमें होता है कि सामान्यतः पुरुष को ही ये दोष उत्पन्न होता है, महिलाओं को बहुत रेयर है कि ये दोष उत्पन्न हो। क्यों? क्योंकि ये आपका पुरुष क्रोमोसोम के कारण उत्पन्न होता है। महिलाएं इसका वाहक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि महिलाएं इसका वाहक है लेकिन महिलाओं को नहीं होता है। यानी ये जो है जैसे कि पुरुष से आपका बच्चे में कैसे आएगा? माता के जरिए आएगा। तो माता के जरिए आएगा आपका, तो माता के जरिए आता तो है लेकिन होता यूं है कि माता को नहीं होगा और ना ही उसके XX क्रोमोसोम वाले जो आपका संतान है जिसको हम लोग बेटी बोल सकते हो, डॉटर बोल सकते हो, उसको नहीं होके सामान्यतः क्या किसको होगा? बॉयज वाले को, यानी लड़के लोगों को ये होता है। तो आपका ये हम बताए इधर। तो डाल्टन जो है ना ये किस रोग से पीड़ित थे? वर्णांध रोग से। इसीलिए ना ये सबसे पहले एक इन्होंने किताब लिखे 1794 ईस्वी में। यहाँ पे हम इसको इंडिकेट कर देते हैं 1794 ईस्वी में। 1794 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखा जिनका नाम था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स ऑफ रिलेटिंग विजन ऑफ कलर्स। देखिए इनके किताब का नाम था आपका 1794 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखा जिसमें इन्होंने क्या वर्णांध रोग से पीड़ित वर्णांध रोग की जानकारी दी। किसने? डाल्टन ने ये जानकारी दी। और किस बुक में? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स ऑफ रिलेटिंग विजन ऑफ कलर्स। इसमें इन्होंने इसकी जानकारी दी। किसकी जानकारी दी? वर्णांध के बारे में बताया। और इसके बाद इनके ही जानकारी पर बाद में एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था इशिहारा। उन्होंने एक प्लेट बनाया और वो प्लेट किस पे आधारित था? लाल और हरा रंग पे। तो देखिए वर्णांता जो होता है उसमें सारे रंग में दिक्कत नहीं आती है पहचानने में। इसमें आपका क्या होता है? जो आपका सर्वाधिक वाला होता है और जो आपका सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य वाला है
और जो आपका मध्यमान तरंग दैर्ध्य वाला है, वो दोनों के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। जो वर्णांधता होता है उसमें ना दो रंग में अंतर नहीं कर पाते हम लोग, एक लाल रंग और दूसरा आपका हरा रंग। ये आपका क्या है, लाल और हरा के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीला रंग आपका मध्यमान है और पीला रंग ना लाल और हरा का मिश्रण है। तो जब भी पीला रंग आता है तो पहचान में नहीं आ पाता है कि ये लाल है या हरा है। और ऐसे भी आपका डायरेक्ट दिखाएंगे तो लाल वो पहचान लेगा, लेकिन जब हम उसको मिश्रित रूप में लाएंगे, प्लेट के रूप में लाएंगे, तो क्या ना लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है। कि कौन से आपका वर्णांध रोग में कौन सा कलर में विभेद नहीं हो पाएगा, लाल और हरा। वो किसके कारण नहीं हो पाएगा, कोन शंकु कोशिका के कारण नहीं हो पाता है। और ये क्या है, ये इसका वाहक कौन है, इसका वाहक है आपका XY क्रोमोसोम वाला, ये इसका वाहक है। इस पे डाल्टन ने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी। फिर से हम जानकारी दे 1794 ईस्वी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्ट्स ऑफ रिलेटिंग विजन ऑफ कलर्स। तो इतना हम लोग जान गए किसके बारे में, डाल्टन के बारे में। अब इसीलिए इसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस, को ना हम लोग डाल्टनिज्म बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं में पता लगा था ये आपका। और उनके दोनों भाई, जो डाल्टन के एक और भाई थे, उनको भी ये कलर वाला जो आपका रंग वाला विभेद है वो दिख नहीं पाता था आपका, तो इसीलिए उनको हम लोग बोलते थे कलर ब्लाइंडनेस रोग से पीड़ित थे वो दोनों भाई। अब हम लोग जानेंगे कि डाल्टन ने थ्योरी में क्या क्या दिया, डाल्टन ने थ्योरी में क्या क्या बताया है वो उसके बारे में जानते हैं। हालांकि डाल्टन का थ्योरी जो है परमाणु सिद्धांत में, वो पूरी तरह से सत्य नहीं हो पाया, यानी जो आपका है पूरी तरह से ये सत्य नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसका उसमें त्रुटि आ गया उसके कारण। तो हम लोग जानते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के बारे में तो वहां जान गए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यानी आपका इन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या बोला वो जानेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब आया, 1808 ईस्वी में। ये कब आया है आपका, 1808 ईस्वी में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया। अब ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में आया, तो इन्होंने इसमें क्या क्या बोला ये फैक्ट के बारे में जानेंगे। स्टार यहाँ पे लगा देते हैं, पॉइंट एक एक करके। पहला पॉइंट कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं, और यही सूक्ष्म कण, और यही सूक्ष्म कण जो छोटा कण है आपका, और यही सूक्ष्म कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। यही सूक्ष्म कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया इसके बारे में कि जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य है। जो परमाणु है आपका वो क्या है, अविभाज्य है। परमाणु आपका क्या है, अविभाज्य है, यानी जिसे हम लोग और छोटे टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं, और छोटे टुकड़ों में इसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। वो कौन है आपका, परमाणु। तीसरा इन्होंने बताया, देखिए तो पहला दूसरा समझ गया, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कण से जो मिलकर बने होते हैं वही छोटा कण, जो सबसे छोटा कण रहेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रहेगा, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। अब यहाँ पे परमाणु क्या है आपका, अविभाज्य है। दूसरा इसने बोला कि परमाणु जो है आपका छोटा कण है, और ये क्या है, अविभाज्य है, इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट इसने बताया कि एक ही तत्व में एक समान प्रकार के परमाणु होते हैं। एक ही तत्व में एक समान प्रकार के परमाणु होते हैं, एक समान प्रकार के परमाणु होते हैं, तथा इनके गुण समान होते हैं, तथा इनके गुण समान होते हैं, तथा इनके गुण समान होते हैं। इनके गुण क्या होते हैं आपका, समान होते हैं। इन्होंने तीसरा फैक्ट बताया। अब ये क्या है इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, और फिर अगला पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों पॉइंट को एक साथ देखेंगे। अगला इन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों में, विभिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। असमान प्रकार के परमाणु होते हैं, तथा
तथा इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब ये दोनों देखिए क्या था, इन्होंने ऐसा लॉजिक बताया कि तीसरा वाले में कि एक ही तत्व में जो रहेगा वो एक ही प्रकार का परमाणु रहेगा, और उसमें क्या होगा आपका उसमें आपका क्या होगा, उसका ना जो क्वालिटी है वो हमेशा क्या होगा, एक जैसा होगा। लेकिन जब बात आई एक खोज हुई आइसोटॉप्स का और खोज समस्थानिक का हुआ, तो ऐसा हुआ कि एक ही तत्व ऐसा था जिसके परमाणु संख्या अलग अलग थे। जैसे हम लोग जानते हैं कार्बन के समस्थानिक, समस्थानिक को आगे पढ़ेंगे, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ऐसा वाला टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी ये जान लेते हैं, समस्थानिक का जब खोज हुआ ना, तो एक ही टाइप का तत्व था लेकिन दो भिन्न भिन्न गुण रखने वाला था। जैसे आपका क्या है, कार्बन वाला में, कार्बन का यहाँ बता रहे हैं C612 भी होता है और C614 भी होता है। तो इसमें देखिए परमाणु संख्या समान था, आपका 6 था, लेकिन परमाणु भार इसका क्या है, अलग अलग है। तो इसका क्वालिटी एक जैसा है भी नहीं। C612 से हम इसका इस्तेमाल करते हैं कार्बन डेटिंग नियम में, यानी किसी भी जानवर वगैरह या फिर जीवाश्म का आयु ज्ञात करना हो तो हम ना C612 डालते हैं और फिर देखते हैं कन्वर्ट होके C614 कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगाता है, फिर सेल कितना रहता है, जितना सेल रहता है उसके साथ हम गुना कर देते हैं तो आयु निकाल लेते हैं। तो बस अभी इतना जानकारी लेंगे कि आयु ज्ञात करने में होता है, आगे हम पढ़ाएंगे कि कैसे आयु ज्ञात किया जाता है जीवाश्म का, वो भी। तो C612 C614, अब ये वाला लॉजिक यहाँ पे फेल हो गया इसका, कि एक ही तरह का तत्व है लेकिन भिन्न भिन्न गुण रख रहा है, परमाणु संख्या भी समान है, एक ही प्रकार का परमाणु है लेकिन क्वालिटी क्या है, दोनों का अलग अलग है। अगला बोला कि विभिन्न तत्वों में समान प्रकार के परमाणु नहीं होते हैं, समान प्रकार के होते हैं, और इसका क्या है, इसमें गुण भी असमान होता है। लेकिन जब बात आई समभारिक की, तो भार दोनों का समान था, परमाणु संख्या अलग अलग था। जैसे पोटासियम और आर्गन, आर्गन का भी आपका कितना है, 39 भार है, और पोटासियम का भी कितना, 39। दोनों का भार समान है लेकिन दोनों का परमाणु संख्या अलग अलग है, और एक ना निष्क्रिय तत्व है और दूसरा आपका क्या, धातु है। तो इससे ये पता चला कि ये क्या है, ये भी आपका जो ये इन्होंने कथन दिया था, ये दोनों कथन जो है पूरी तरह से सही नहीं रहा। हालांकि इसके सारे कथन सही नहीं रहे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले बताया, इसके लिए हम लोग जानेंगे इसको, और इन्होंने सबसे पहले थ्योरी सिद्धांत भी दिया इन्होंने, तो इसलिए इसको हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया आपका। अगला पॉइंट ये है आपका कि इन्होंने एक और पॉइंट बोला, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इसको, यहाँ पे इसको हम ऐड कर देते हैं, ये वाला पॉइंट को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट को थोड़ा सा छोटा करके हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देखिए इन्होंने बोला कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उसके दौरान नष्ट नहीं, ना ही नष्ट होता है इनका, ना ही निर्माण होता है। ये उचित तौर पे रहेंगे ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ना ही विनाश होता है। पांचवा फैक्ट यही था इसका। पांचवा फैक्ट में इन्होंने बोला क्या, ये बात सही भी है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु आएंगे लेकिन क्या है, इनका विनाश नहीं होगा और ना ही इनका निर्माण होगा। हम लोग देखते हैं जब 10 क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रिएक्शन को बैलेंस करते थे तो हम लोग परमाणु संख्या को ही बैलेंस करते थे। इससे इस बात की जानकारी मिलती है, इससे इस बात का ये होता है कि परमाणु का ना तो उत्सर्जन होता है ना ही वहां पे विनाश होता है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ऑफ चेंज, यानी बदलते रहते हैं। परमाणु क्या होगा, इनका बदलते रहते हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक, इतना आपका हो गया इसमें क्लियर। तो हम लोग ना डाल्टन के सिद्धांत में इतना पढ़ना था हम लोगों को, तो हमने डाल्टन का सिद्धांत पढ़ा, ये आपका डाल्टन का सिद्धांत था। आगे हम लोग चलेंगे। देखिए आगे डाल्टन के बाद एक वैज्ञानिक आया, जैसे कि इन्होंने परमाणु का सिद्धांत दे दिया डाल्टन ने। अब डाल्टन ने क्या बोला कि डाल्टन ने बोला कि ये क्या है, अविभाज्य है। इन्होंने डाल्टन ने बोला कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है, यानी इसे बांटा नहीं जा सकता है, परमाणु अविभाज्य है। ऐसा फैक्ट इन्होंने बताया। किसने बताया, डाल्टन ने। तो बाद के वैज्ञानिक, जो आधुनिक वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसका प्रयोग किया।
इन्होंने प्रयोग किया कि ये बात जो इन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है या नहीं सही है, तो इसकी जानकारी। तो देखिए परमाणु अविभाज्य था उस टाइम, लेकिन क्या है कि परमाणु बाद में पता चला ना कि परमाणु भी बहुत सारे कणों से मिलके बने होते हैं। एक तो आपका ऐसे कण होते हैं जो आपका अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे कण रहेंगे जो अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं रहेंगे, वो क्वार्क के रूप में रहेंगे, आपका सहायक के रूप में रहेंगे। तो इन्होंने देखा कि परमाणु जो है, आधुनिक वैज्ञानिक में अब आते हैं, जैसे डाल्टन के बाद वाला कथन किसने दिया, आधुनिक वैज्ञानिक ने। तो आधुनिक वैज्ञानिक ने ये बात बोला कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, हम मानते हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि अविभाज्य है, ऐसा कुछ है नहीं, अविभाज्य नहीं है, ये क्या है, विभाज्य है। ऐसा इसलिए बोला, उनको बोला कि बर्नार्ड रोग से आप पीड़ित हैं, आपको तो रंग दिखाई नहीं देता है, इसीलिए आप बता रही है कि आपका क्या है, कि ये अविभाज्य नहीं है। लेकिन ये क्या आधुनिक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि ये परमाणु जो है अविभाज्य ना होकर विभाज्य है। तो आधुनिक वैज्ञानिक का कथन क्या था कि परमाणु परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण है, परंतु ये विभाज्य है, परंतु ये विभाज्य है, परंतु क्या है, ये विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे, यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे इसमें कि देखिए ये क्या इन्होंने बोला कि डाल्टन ने बोल रखा था क्या कि परमाणु अविभाज्य है, आधुनिक वैज्ञानिक ने देखा कि परमाणु क्या है, विभाज्य है, और बहुत सारे कणों में विभाज्य है। ऐसा कभी कभी ज्ञात होता है, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा 17 कणों में, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा 20 कणों में, 37 कणों में। तो बहुत सारे कणों में ऐसा क्या है, आपका डिवाइड है, कहीं कहीं पे 17 कण, कहीं 20, कभी 37, अलग अलग प्रकार के आपके डाटा है वहां पे। तो ये ना बहुत प्रकार के कण में विभाजित है। देखिए परमाणु ना बहुत सारे कणों से मिलके बना है, परमाणु जो है वो बहुत सारे कणों से मिलके बना है। उनमें से रखा गया कि परमाणु जो है आपका, वो आपका क्या है, दो टाइप के कणों से मिलके बना है। परमाणु जो है आपका वो कितने टाइप के कण से मिलके बना है, आपका दो टाइप के कण से मिलके बना है। अब ये दो टाइप का कण जो है वो कौन कौन है, पहला है आधारभूत कण, आधारभूत कण, और दूसरा आपका है सहायक कण। दूसरा क्या है, सहायक कण, ये है आपका दूसरा। आधारभूत कण में आते हैं हम लोग, पहले सीखते हैं इसकी जानकारी लेते हैं, आधारभूत कण है क्या। तो देखिए इसको इन इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, ये आर वाला है आपका। इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट पार्टिकल, सबऑर्डिनेट पार्टिकल, पार्टिकल, सहायक कण। अब देखिए परमाणु के अंदर, परमाणु बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, और ये जो कण है वो दो टाइप के होते हैं, एक को बोला गया सहायक कण और दूसरा को बोला गया क्या आपका आधारभूत कण। एक को आधारभूत और दूसरे को सहायक। तो हम ना पहले ये दोनों कण के बारे में जानते हैं, तो अगली स्लाइड में हम इसको जानते हैं। ऐसे यहाँ पर हो गया आपका परमाणु, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं आपका परमाणु, और ये दो प्रकार के कण आएंगे। पहला है आधारभूत कण, आधारभूत कण, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा का नाम है आपका सहायक कण, सहायक कण। ये है आपका आधारभूत कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल, ये वाला जो अभी हम लोग पीछे देखे थे फंडामेंटल, फिर से लिख दे रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल, और इधर आपका सहायक का सबऑर्डिनेट पार्टिकल, सबऑर्डिनेट पार्टिकल, ये आपका। देखिए आधारभूत कण किसे बोलेंगे हम लोग, वैसा कण जो हर एक परमाणु में मौजूद रहता है, वैसा कण जो हर एक परमाणु में उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, वैसा कण जो हर एक परमाणु में उपस्थित रहता है, क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा, आधारभूत कण। आधारभूत कण को मुख्य रूप से तीन कण को हम लोग आधारभूत कण मानते हैं। पहला बोला गया है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन,
दूसरा का नाम है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन। और तीसरा का नाम है आपका, तीसरा का नाम है आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। पदार्थ के तीन सहायक सॉरी आधारभूत कण कौन कौन है, सॉरी परमाणु के तीन आधारभूत कण कौन कौन है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। यही देखे होंगे कि आपका क्या है, न्यूटन का तीन नियम में कोई ना एक बताया था कि न्यूटन के तीन नियम होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हालांकि ये क्या है आपका परमाणु का आधारभूत कण है तीन। सहायक कण, सहायक कण के रूप में बहुत सारे कण मौजूद हैं। जैसे आपका एक होता है इलेक्ट्रॉन का ही एक ऐसा पार्टिकल माना गया जिसका नाम है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। और फिर है आपका पॉजिट्रॉन के बाद आता है बोसॉन, फिर इसके बाद आता है आपका मेसॉन। बहुत सारे ऐसे कण हैं आपके जो आपका क्या, मेसॉन भी बहुत टाइप में पाया जाएगा, अल्फा, गामा, पाई, ऐसे वाले में आपका मेसॉन पाया जाता है। बोसॉन का भी बहुत सारा आपका है, बोसॉन के ऊपर सर्च होता है। और यहाँ आपका पॉजिट्रॉन है। तो देखिए पहले हम ये जान लेते हैं सहायक कण के बारे में। सहायक कण जो है आपका वो क्या है, परमाणु में आपका अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं रहेगा। इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं आपका, ये वाला पार्टिकल में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए ये वाला आपका सहायक कण वाला कॉलम है, यहाँ पे लिख देते हैं वैसा कण, वैसा कण जो परमाणु में, परमाणु में अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं होता है। यानी कुछ में रहेंगे और कुछ में नहीं रहेंगे, उपस्थित नहीं होता है, परंतु ये पाए जाते हैं, परंतु ये पाए जाते हैं। ये है आपका ये वैसा कण जो आपका क्या है, परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन ये आपका क्या है, पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, ये पाए जाते हैं आपका, ये है। अब देखिए इसमें हम लोग जानते हैं, देखिए पहले एक ही करके ऐसे जान लेते हैं। पहले हम लोग आ जाते हैं आपका आधारभूत कण पे, फिर आते हैं सहायक कण पे। ऐसा करते हैं, पहले आधारभूत कण के बारे में, तो एक एक करके चलते हैं। पहले आते हैं हम लोग अगला में, यहाँ पर एक देख लीजिए फिर से, ये आपका स्लाइड था, यहाँ पे पढ़े हम लोग आधारभूत कण तक। आगे हम लोग देखिए आधारभूत कण तक है यहाँ पे, आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ये वाला आपका सहायक कण, सॉरी आधारभूत कण के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। आधारभूत कण में अभी बताए थे हम लोग सीखे कि ये क्या है, अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं। कोई कोई ऐसा परमाणु जहाँ पे नहीं रह पाता, जैसे देखिए हाइड्रोजन, इसमें ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो है, न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन में नहीं है। तो आपका आधारभूत कण में आते हैं हम लोग, आधारभूत कण। आधारभूत कण में तीन का नाम है, हम तीनों का क्या क्या जानेंगे, उनका मास कितना है, उस पे चार्ज कितना है, उसके खोज किसने किया, उसका खोज किसने किया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों के बारे में यहां से जानेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन का आपका यहां पे डाल देते हैं हम खोजकर्ता, खोजकर्ता। ये है आपका कण, यहाँ पे इसका ईस्वी, कब खोजा गया, कब, ईस्वी का डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। और फिर इसके बाद ये आपका इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान, और इसका आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है, आवेश। ये इतना कॉलम एक साथ हम सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखिए आते हैं पहले इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता का नाम है जे थॉम्सन, जे थॉम्सन। इसको हम लोग जे थॉम्सन बोलते हैं, थॉम्सन ऐसा समझ आइए। इन्होंने परमाणु का मॉडल भी दिया है, उसके बारे में आगे जानेंगे हम लोग। कब किया इन्होंने, 1897 ईस्वी में। कब हुआ आपका, 1897 ईस्वी में इसकी खोज हुई। इसका देखिए द्रव्यमान कितना है, तो इसका द्रव्यमान है 9.109 × 10⁻⁻31, यहाँ पर है आपका केजी।
यदि यही कभी कभी ना आपका ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम रहेगा ना, वहां पे ना केजी ना देके ना इसी वाले को ना किस में कर देता है, ये वाले पार्टिकल को आपको कर देगा वो किस में, ग्राम में। तो ग्राम में जब याद रखेंगे तो ऐसे हो जाए 10⁻−28 ग्राम। ग्राम में आपका इतना चला जाएगा। अब इसका आवेश जो होता है ना, वो 1 कूलाम के बराबर लगभग माना जाता है 1.602 गुने 10⁻−19, ये आपका रहेगा। और ये आपका क्या है, इतना आवेश रहेगा आपका, और ये रहेगा क्या, माइनस में। और ये जो कण होते हैं प्रकृति इसका कैसा होता है, निगेटिव होता है, माइनस प्रकृति का होगा, इसको बोलते हैं नकारात्मक। नकारात्मक प्रवृत्ति का होगा ये। कैसा प्रवृत्ति का होगा, नकारात्मक। फिर से जान लेंगे, इलेक्ट्रॉन का खोज करता जे थॉम्सन, कब खोजा गया, 1897 ईस्वी में। इसका द्रव्यमान कितना है, 9.109 गुने 10⁻−31 kg, या फिर बोल सकते हो हम लोग 9.109 गुने 10⁻−28 ग्राम है। अब देखिए आवेश हो गया कितना, माइनस में रहेगा 1.602 गुने 10 का पावर कितना, -19। अब यहाँ पर रहेगा निगेटिव प्रकृति का, नकारात्मक रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का हो गया। इलेक्ट्रॉन का कॉलम को हम लोग ऐसे कर देते हैं, खींच देते हैं। अगला कॉलम है प्रोटॉन का। अगला कॉलम आपका किसका है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का देख लेते हैं हम लोग। तो प्रोटॉन का खोजकर्ता का नाम क्या है, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन नाम क्या है, गोल्डस्टीन। कब खोजा गया, 1886 ईस्वी में। इनका जो है आपका, इनका द्रव्यमान जो होगा वो कितना होता है, इनका द्रव्यमान होता है 1.673 गुने 10 का पावर -27 kg। 10 का पावर -27 kg, ये रहेगा किसका द्रव्यमान रहेगा आपका, प्रोटॉन का द्रव्यमान रहेगा। अब यहाँ पे इसका जो आवेश होगा वो भी कितना होगा, ये जो माइनस में आवेश है वही आवेश यहाँ पे प्लस में होगा, 1.602 गुने 10 का पावर -19 कूलाम। यहाँ पे इसका जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सकारात्मक। अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक कब खोज किए हैं इनका, 1932 ईस्वी में। आगे हम लोग इन तीनों का विस्तार के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे खोज हुआ। तो 1932 ईस्वी में इसकी खोज हुई। इसका द्रव्यमान जो है लगभग इसी के बराबर है, 1.675 गुने 10 का पावर -27 kg। अब यहाँ पर आपका रहेगा, ये आपका क्या है, ये वाला जो पार्टिकल है आपका, इसका जो आवेश होता है वो कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए याद रखेंगे न्यूट्रॉन क्या है, आवेशहीन है। इसको हम लोग न्यूट्रॉन को ना उदासीन भी बोलते हैं। न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, उदासीन। तो न्यूट्रॉन को उदासीन बोला जाता है, ये 0 चार्ज वाला होता है आपका। और इसकी प्रकृति कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। इसकी प्रकृति कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों का हमने ग्राफ बना लिया, फिर से एक बार देख लेंगे। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता थॉमसन 1897 ईस्वी में खोजा गया, 9.109 गुने 10 का पावर -31 kg इसका द्रव्यमान होता है। अब इसी कारण देखिए जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में कितना गुना ज्यादा द्रव्यमान रखे हुए हैं, ये इससे क्वेश्चन पूछ जाता है तुलनात्मक। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना तुलनात्मक रूप से, यहाँ पे हम ग्राफ के नीचे जस्ट वर्ड लिखते हैं हम लोग कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना है, 1836 गुना होता है। यानी ये जो द्रव्यमान है आपका कितना गुना रहेगा, 1836 गुना। एग्जाम में आपका क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में ये आता है कि कितना गुना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में, 1836 गुना होता है। तो देखिए आधारभूत कण के बारे में हम लोग जान लिए, इतना हो गया खत्म। आगे हम लोग चलते हैं सहायक कण के बारे में। सहायक कण के बारे में, सहायक कण। सहायक कण में हमने 3 का भी नाम लिया था। पहला है आपका पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन
और दूसरा आपका इसमें नाम लिया था हमने बोसोन कण का। तीसरा हमने नाम लिया था मेसॉन कण का। ये तीन का हमने नाम लिया, मेसॉन, बोसॉन। अब आपका देखिए ये सब क्या है, ये कण जो है वो क्या क्या है। तो देखिए 1932 ईस्वी के आसपास कोरी एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने, सॉरी 1942 में, 1942 ईस्वी में आपका क्या पॉजिट्रॉन, 1932 में तो न्यूट्रॉन की खोज हुई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। पॉजिट्रॉन की खोज 1942 ईस्वी में कोरी एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। और इसकी ना प्रकृति जो है ना वो मिलता जुलता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। इसकी प्रकृति मिलता जुलता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए इसको बोला जाता है एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। इसका नाम है एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, पार्टिकल ऐसा इसका नाम है। किसका, पॉजिट्रॉन का। ये क्या होता है आपका विपरीत आवेश वाले, या बोल सकते हैं हम लोग विपरीत रूप में रहने वाले आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन ये क्या है, एंटी है। इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट गुण रखता है, अपोजिट क्वालिटी रखता है। अगला आते हैं हम लोग, अगला है बोसोन कण। देखिए बोसोन का खोज के बारे में, बोसोन पे अभी भी रिसर्च चालू है। बोसोन की खोज ऐसा माना जाता है हेक्स बोसोन ने, हेक्स बोसोन ने, हेक्स बोसोन ने किया था। अब ये खोज जो है आपका ये क्या है, ये हेक्स बोसोन ने इसकी खोज 1954 में कभी कभी लिखा रहेगा, कहीं पे आपका 1964 ईस्वी में लिखा रहेगा। ये दोनों आपका रहेगा। कभी कभी आपका 1954 में रिसर्च के बारे में दे देता है और कभी कभी इसकी खोज के बारे में दे देगा। तो 1964 ईस्वी में हेक्स बोसोन ने किया था। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गॉड पार्टिकल। हेक्स बोसोन ने खोज की थी बोसोन कण का और इसका नाम है गॉड पार्टिकल। ऐसा समझ जाइए कि जो हमारे अंदर, जैसे कि आपका परमाणु के अंदर बहुत सारे कण थे आपका, तो उनमें से जो कण ऐसे हैं जो आपका क्या है परमाणु को अलाइव रखते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कण, वैसे ही मनुष्य को अलाइव जीवित रखने के लिए एक कण जो आपका है वो कौन है, बोसोन कण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल, यानी आत्मा बोल सकते हैं इसको हम लोग। गॉड पार्टिकल जो बोसोन कण है वही हमारे अंदर का क्या है, शरीर के अंदर का क्या है, आत्मा, ऐसा माना जाता है। देखिए इस बोसोन के लिए रिसर्च हमेशा हुआ है। लास्ट रिसर्च इस पे 2012 ईस्वी में हुआ था, जहां पे हम लोग ऐसा सुने थे कि 2012 ईस्वी में क्या एक भूकंप आने वाला है। वो भूकंप कुछ और का नहीं था, ये आपका क्या इसी प्रयोग का था। ये जो आपका प्रयोग हुआ था उसमें ये हुआ आपका कि इसमें जो आपका है बोसोन कण को उत्सर्जित करके इसके देखा गया कि इस बोसोन कण को हम लोग रोक कैसे सकते हैं। इसके ऊपर प्रयोग किया गया था कि इस बोसोन कण को, जो गॉड पार्टिकल है, हमारे अंदर जो आत्मा है, यदि हम लोग डेथ करते हैं, मृत्यु होने के बाद हमारा ये आत्मा जो है ना वो बाहर निकल जाता है। तो ये आत्मा जब बाहर निकलता है, तो ये आत्मा जब बाहर निकलता है तो वो किस रूप में निकलता है और इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च किया गया था। तो CERN जो आपकी संस्था है, कॉस्मेटिक वाला आपका जो साइंस का संस्था है, उन्होंने 2012 ईस्वी में इसके ऊपर रिसर्च किया था और रिसर्च अभी भी जारी है। 2012 ईस्वी में इसके ऊपर रिसर्च किया गया था और रिसर्च अभी क्या है, जारी ही है। इस पे ये रिसर्च किया जा रहा है कि कैसे इस बोसोन कण को हम रोक सकते हैं। तो व्यक्ति यदि डेथ करेगा तो हम उस आत्मा को रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि बोसोन कण की ऊर्जा बहुत ही काफी ज्यादा है, यानी फोटोन से भी लगभग 100 गुना 150 गुना ज्यादा ऊर्जा होता है। इसीलिए इसका प्रयोग एक बार कांच का आपका जो प्रखनली था, लैब था, उसमें किया गया कि कोई व्यक्ति ना डेथ करता है तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे आपका उसके अंदर का जो गॉड पार्टिकल है, बोसोन है, वो निकलेगा, कैसे बाहर निकलेगा। उसके लिए खोज किया, मतलब ये किया गया, शीशे से आपका जो लैब प्रखनली था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उसमें देखा गया। तो बाद में पता चला उस शीशा को भी छिद्र करके वहां से कन्ना गुजर चुका था, यानी डेथ करने वाले व्यक्ति का, जो आपका डेथ करने वाले थे, उससे निकलकर वो बाहर शीशा को भी भेद कर, और काफी चौड़े शीशा की पट्टी रखा गया था, उसको भी भेद दिया। तो इससे पता चला ना कि ये अल्फा कण बीटा गामा कण की तरह ही काफी तीव्र कण है, जो आपका क्या है, काफी तीव्र गति से बाहर निकल जाता है। तो ये इसका 2012 ईस्वी में इस पे रिसर्च हुआ लास्ट, अभी इस पे रिसर्च जारी है। तो आगे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है अगला मेसॉन। मेसॉन का ना बहुत सारा टाइप आ चुका है, अल्फा, गामा, पाई मेसॉन, ये सब आपका मेसॉन है। मेसॉन का इस्तेमाल जो होता है, ये मेसॉन जो है आपका पार्टिकल, इसका इस्तेमाल ना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में करते हैं।
इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। हम लोग देखें, जानते हैं कि अभी हमारे चिकित्सा क्षेत्र में क्या एक होता है, MRI, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, MRI। तो MRI जो होता है वो क्या करता है, आपका सारे बॉडी का आपका चित्र लेता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, रेजोनेंस इमेज। आपका ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय अनुनाद चित्र, चुंबकीय अनुनाद चित्र। रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद और चित्र, ये तीन होते हैं। तो देखिए रेजोनेंस एक वर्ड होता है, जहां पे रेजोनेंस को हम लोग जानते हैं रेजोनेंस वर्ड क्या है। तो देखिए रेजोनेंस जो वर्ड है वो आपका क्या होता है ना, इसको हम लोग अनुनाद बोलते हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाले, वर्क करने वाले जो आपके होते हैं, वो उसको हम लोग बोलते हैं अनुनाद, रेजोनेंस। जैसे ऐसे देखे होंगे कि यदि हम सेम मोबाइल फोन है आपका, उससे हम लोग कॉल लगाते हैं और उसी फोन में हम लोग यदि सॉन्ग लगाते हैं, तो वो सॉन्ग का आवाज ना उस फोन के जरिए, यानी जिससे आपका लगा हुआ है उसके जरिए, कॉल के जरिए नहीं पहुंच पाता है। उसका कारण क्या है? रेजोनेंस है, अनुनाद है। क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे बात होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे उस सॉन्ग का जो साउंड है वो नहीं पहुंच पाता। वही देखिए दूसरा मोबाइल हम उसके जस्ट बगल में रखते हैं तो आवाज चली जाती है। तो ये क्या है? अनुनाद है। एक खास प्रकार का फ्रीक्वेंसी जो लाइट मतलब जो प्रकाश है उसमें रखा जाता है और उससे इमेज लिया जाता है। MRI है जो, MRI जो है वो क्या है आपका, मतलब एक्सरे की तुलना में काफी समझ जाइए कि लाभदायक है। एक्सरे एक होता है बॉडी का चित्र, हड्डियों का चित्र लेने के लिए एक्सरे किया जाता है, जो हमारे लिए क्या है, काफी नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि वो मांस वाला जो एरिया है उसको हटा के वो हड्डी का चित्र लेता है। तो एक्सरे आप मतलब जैसे कि आपका साल में 2 4 5 बार करा ले तो इतना ज्यादा रेडिएशन बॉडी के अंदर आ जाता है और इतना ज्यादा आपका मांस का पार्टिकल हट जाता है कि बाद में ना वहां पे छिद्र जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाता है? आपका छिद्र जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे बचने के लिए MRI एक उपाय है। लेकिन क्या MRI जो है वो काफी थोड़ा महंगा पड़ता है। इसके लिए लोग अभी भी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो आपका क्या कराते हैं, ज्यादातर लोग देखे होंगे कि यही कराते हैं, आपका एक्सरे करा लेते हैं। क्योंकि एक्सरे नॉर्मल 700-800 का आ जाता है और वहीं आपका MRI कराने के लिए हम 8 से 10 हजार रुपए का खर्च भी लगा सकते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो हम लोग इधर थे। तो यही जो रेजोनेंस इमेज है, इसमें हम लोग इस पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा पार्टिकल का? मेसॉन कण का, सहायक कण का। इस पार्टिकल का लाइट के उत्सर्जन में, इमिशन में आपका इसका इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग होता है। तो ये आपका मेसॉन कण, तीनों के बारे में बता दिए। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है ये आपका। बोसोन कण जो आपका हेक्स बोसोन 1964 कहीं पे लिखा रहेगा। और इसका रिसर्च अभी भी बता दें 2012 तक आपका चालू यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको क्या बोला जाता है? गॉड पार्टिकल, यानी भगवान का कण बोला जाता है। किसको? बोसोन कण को। और आपका मेसॉन क्या है? आपका इस तरह का जो एनर्जी वाला आपका एरिया, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? मेसॉन कण का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आगे बढ़ेंगे, दोनों कण के बारे में पढ़ लिया। सहायक कण बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को इतना ही पढ़ना था, ज्यादा नहीं जाएंगे आगे इसमें। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से क्या हुआ कि परमाणु के कण के बारे में जानकारी सबको मिल गया। तो अब इसके बारे में ये हुआ कि अब क्या करें। तो इस कण के बारे में जानकारी मिलने के बाद अब यहाँ पे हुआ कि ये परमाणु रहता कैसे है, परमाणु के अंदर कण फिट कैसे रहते हैं। इन्होंने इसका क्या देखा, इसके बारे में इन्होंने क्या है कि एक मतलब ये समझ आए कि अध्ययन शुरू किया, शोध शुरू किया। तो इसमें आपका सबसे पहला नाम किसका आता? थॉमसन का। वही थॉमसन जिसने क्या है आपका 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हालांकि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। कैथोड किरण की खोज, एनोड किरण की खोज, और पढ़ेंगे फिर आपका न्यूट्रल किरण की खोज, तीनों उदासीन किरण की खोज, तीनों पढ़ेंगे। और वही तीनों क्या बाद में आगे चल के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में प्रदर्शित हो गया। तो पहले हम ना थॉमसन मॉडल के बारे में जानेंगे कि थॉमसन ने क्या बोला और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब यहां से आया कि परमाणु कैसा रहता है। परमाणु के बारे में तो हम लोग बहुत सारा जान गए। इसके अंदर कण पाए जाते हैं, आधुनिक कण पाए जाते हैं, सहायक कण पाए जाते हैं, ये सारे कण पाए जाते हैं। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल का नाम है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग। पुडिंग का मतलब समझते हैं? पुडिंग जो होता है ना, पुडिंग जो वर्ड है आपका, वो उसका मतलब होता है खीर। इसका मतलब क्या होता है?
पुडिंग का मतलब होता है खीर। अब देखे होंगे जब खीर बनता है तो खीर क्या ऊपर में हम लोग क्या डालते हैं, खीर के साथ हम लोग क्या डालते हैं, ड्राई फ्रूट, यानी कुछ ऐसे आपका ये आपका नारियल का कण हो गया, या फिर काजू बोल सकते हो हम लोग, बादाम डालते हैं, तो ऐसा आपका ये डाला जाता है इसमें। तो यही लॉजिक के ऊपर थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। इन्होंने प्लम पुडिंग वाले सिस्टम से समझाया। प्लम पुडिंग वाला सिस्टम में ऐसे समझ आइए आपका क्या है कि यहाँ पर इन्होंने क्या है, जैसे कि आपका खीर होता है, ये खीर वाला पार्टिकल है, पूरी तरह से एक थाली के अंदर रखा हुआ है, और उसके बीच में ना आपका ये ड्राई फ्रूट वाला पार्टिकल रहता है, देखे होंगे ये बीच में ऊपर में रहता है। ऐसे इसको हम लोग केक के जरिए भी समझ सकते हैं, केक के ऊपर भी आपका इस तरह से मटेरियल आपका रहता है ये। तो ये आपका क्या है, उन्होंने क्या बोला कि ये ना परमाणु इस तरह से है ना कि ये आपका क्या प्लम पुडिंग वाला लॉजिक पे है। उन्होंने क्या बोला कि ये जो है आपका पूरी तरह से जो आपका बना हुआ है ये, उसमें क्या पाया जाता है, घन आवेश पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, घनावेश पाया जाता है। अब ये देखो थॉमसन का जो मॉडल आया, परमाणु मॉडल, कब आया था ये भी याद रखेंगे, 1904 ईस्वी में आया। कब आया है, 1904 ईस्वी में आया। तो ये आपका ये क्या बोला कि ये क्या होता है, घनावेश होता है, यानी आपका प्लस चार्ज वाला होता है। और इसके ऊपर जो छोटा छोटा कण रहता है ना, जैसे खीर के ऊपर रहता है, वैसे ही निगेटिव पार्टिकल इसके ऊपर आपका क्या रहता है, आकर्षित हुए रहते हैं। यानी पूरा एरिया घन आवेशित रहेगा और उसके ऊपर क्या रहेगा, आपका नेगेटिव पार्टिकल रहेगा, यानी ऋण आवेशित कण रहेगा। और बोला कि ये बैलेंस कैसे रहता है, आप बताइए, घन आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण है, तो बैलेंस कैसे रहेगा ये परमाणु। तो इन्होंने ये बताया कि जितना घन आवेश रहता है और उतना ही आपका क्या रहता है, ऋण आवेश भी रहता है। यानी जितना घन आवेश रहता है उतना ही ऋण आवेश रहता है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि परमाणु क्या होता है, आपका बैलेंस रहता है, सस्टेबल बोल सकते हैं हम लोग। परमाणु आपका क्या होता है, संतुलित रहता है। किसके कारण, प्लस माइनस चार्ज के कारण। जितना प्लस रहता है उतना ही आपका माइनस होता है। तो ये प्लम पुडिंग यही था। समझ आइए कि केक वाला हिस्सा है, केक के चारों तरफ पूरा आपका क्या है, प्लस चार्ज है, और उसके बीच में जो पार्टिकल हम लोग डालते हैं वो आपका क्या है, माइनस चार्ज है, निगेटिव पार्टिकल है। ऐसा समझ लेते हैं हम लोग। अब इसी पे हम लोग देखो आगे आते हैं हम लोग, इसका सिद्धांत के बारे में जाने इन्होंने क्या क्या बोला। तो इन्होंने बोला कि परमाणु का सारा भाग, परमाणु का मतलब लगभग सारा भाग पर घन आवेश फैला रहता है, घन आवेश फैला रहता है। पहला पॉइंट इसने यही बताया कि परमाणु प्लम पुडिंग में जैसे खीर वाला हिस्सा में पूरी तरह से खीर का जो आपका साइड कॉर्नर वाला एरिया है वहां पे आपका क्या है, सारा भाग पे घन आवेश फैला रहता है। और जस्ट उसके ऊपर परमाणु के घनावेश पर, परमाणु के घनावेश के बीच में, घनावेश के बीच में, घनावेश के बीच में आपका क्या रहेगा, ऋणावेश फैला रहता है। घनावेश के ऊपर कौन फैला रहता है, ऋणावेश फैला रहता है, फैला रहता है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका पॉजिटिव पार्टिकल है, घनावेश फैला रहता है। वो बताया कि आपका खीर जैसा एरिया है, तो खीर के सारे एरिया में क्या आपका चावल वाला रहता है, चावल वाला पार्टिकल मिल्क के साथ रहता है, कोलाइडिकन के साथ मिला हुआ रहता है। अब इसके ऊपर ना छोटे छोटे दाने के रूप में कौन रहता है, आपका ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को निगेटिव मान लिया और सारे वाले एरिया को पॉजिटिव मान लिया, ऐसा बताया। और तीसरा इसने क्या बोला कि परमाणु का जो होता है जितना घन आवेश रहता है उतना ही ऋण आवेश रहता है, जितना घन आवेश रहता है उतना ही ऋणावेश रहता है, घनावेश रहता है उतना ही क्या रहता है, आपका ऋणावेश रहता है, ऋणावेश रहता है। और इससे क्या होता है, परमाणु संतुलित होता है। चौथा, परमाणु संतुलित रहता है, संतुलित रहता है। हालांकि जब ये आपका थॉमसन का मॉडल कब तक चल सका, 5-6 सालों तक इसका मॉडल को प्रभावी माना गया, जब तक कि एक वैज्ञानिक आते हैं रदरफोर्ड, जिन्होंने क्या किया है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया, अल्फा स्कैटरिंग थ्योरी दिया, और उसके जरिए उन्होंने परमाणु के नाभिक के बारे में बताया, और जो इसके बिल्कुल विपरीत था। यानी उन्होंने जो मॉडल दिया वो जस्ट थॉमसन वाले मॉडल को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा था,
वो जिसने ऐसा बताया आपका कि फैला रहता है, वो वाला पूरी तरह से आपका क्या है, जस्टिफाई नहीं हो पाया। तो हम लोग ना आज इतना ही रहने देते हैं इसमें। ये आपका थॉमसन का मॉडल है। कल आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे दो चीज, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कैथोड एनोड किरण की खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज, फिर उसके बाद हम लोग नील्स बोर एक वैज्ञानिक आएंगे, उनका थ्योरी पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, चलते हैं आगे फिर।